नमस्कार, मैं श्रीमती ममता लकड़ास, असिस्टेंट प्रोफेसर, होम साइंस डिपार्टमेंट, होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर। आज मैं बीएससी अंतिम वर्ष के सब्जेक्ट एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत टॉपिक संचार प्रक्रिया संबंधी कुछ चर्चा करूंगी, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे संचार का अर्थ और संचार के तत्व तथा संचार प्रक्रिया। संचार प्रक्रिया को समझने से पहले हम देखें कि संचार क्या है। संचार को हम साधारण बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि अपनी भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना ही संचार है। मनुष्य प्रारंभ से ही सूचनाएं एकत्र करने के लिए अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता रहा है और इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा से ही वह अपने वातावरण से समस्त सूचनाओं को ग्रहण करता है। और ये ज्ञानेंद्रियां सूचनाओं को एकत्र करने में भी सहायता देती हैं और साथ ही सूचनाओं को अभिव्यक्त करने का भी एक अच्छा साधन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में संचार का बहुत अधिक महत्व है। संचार शब्द कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतर है और यह शब्द कम्युनी शब्द से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ है अपनी भावना और विचारों का आदान प्रदान करना और इसे दूसरों के साथ बांटना। इसे ही हम संचार कहते हैं। संचार संबंधी कुछ परिभाषाएं विचारकों के द्वारा से प्रस्तुत की गई हैं, जिसे हम देखेंगे। पहली परिभाषा है डॉक्टर जे पॉल लीगन के अनुसार। इन्होंने कहा है कि संचार वह प्रक्रिया जिसमें कि दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति संचारित संदेश के अर्थ तथा विषय सामग्री और उसके उपयोगिता को वो समझता है, उसे ही संचार कहा गया है। दूसरी परिभाषा देखेंगे दुबे और सिंह के अनुसार है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम संचार कहते हैं। अर्थात संचार का मतलब है कि अपनी भावनाओं को और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना या बांटना, उसे ही हम संचार कहते हैं। आगे हम देखेंगे अब संचार के क्या तत्व हैं। संचार के मुख्य 6 तत्व हैं, जिसमें कि पहला है संप्रेषक, दूसरा संदेश, तीसरा संदेश उपचार और चौथा संचार माध्यम, पांचवा प्राप्तकर्ता और छठवां है प्राप्तकर्ता का प्रभाव। अर्थात संचार क्रिया के दौरान हम देखते हैं कि ये 6 तत्वों के द्वारा से संचार क्रिया जो है वो पूर्ण होती है, जिसमें कि पहला है संप्रेषक। संप्रेषक जो कि सूचना को देने वाला होता है, उसे हम संप्रेषक कहते हैं। दूसरा है संदेश। सूचना देने वाले के पास एक संदेश होता है जिसे कि वो प्राप्तकर्ता तक भेजना चाहता है। तीसरा है संदेश उपचार। सूचना वाहक संदेश को देने के पहले उसका उपचार करता है, अर्थात उसे समझता है पहले, उसके बाद उसे वो प्रेषित करने के लिए सोचता है। चौथा है संचार माध्यम। प्रेषित करने के पहले उसे संचार माध्यमों के बारे में जानकारी होना चाहिए ताकि वो उसका चुनाव कर सके और संचार माध्यम के द्वारा से इसे प्रेषित कर सके। अगला है प्राप्तकर्ता। उसे वह सूचना को किसी एक माध्यम के द्वारा से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है और प्राप्तकर्ता उसे ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद उसे जो है उसका अनुक्रिया या रिस्पॉन्स देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुख्य 6 तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं संचार प्रक्रिया। संचार प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कि मनुष्य अपनी भावनाओं और विचारों को, अपने बातचीत को, अपने अभिव्यक्तियों को दूसरों तक अभिव्यक्त करता है, उसे ही हम संचार प्रक्रिया कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है उसे माध्यम की जरूरत होती है। और संचार प्रक्रिया जो है वो 2 प्रवाह है, जिसमें कि एक और सूचना वाहक होता है और उसके पास संदेश होता है और दूसरी तरफ प्राप्तकर्ता और उसका अनुक्रिया रहती है। जब संदेश पहुंचाता है सूचना वाहक, उसके पहले उस संदेश को वो समझता है, जिसे कि हम इनकोडिंग कहते हैं, और उसके बाद किसी एक माध्यम का चयन करके वो प्राप्तकर्ता तक भेजता है और प्राप्तकर्ता उसे समझता है, अपने तरीके से उसे परिवर्तित करता है और उसके बाद उसे ग्रहण करता है, जिसे कि हम इनकोडिंग कहते हैं, और अनुक्रिया देता है। इस प्रकार से संचार प्रक्रिया
प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती है। अभी हम देखते हैं कि इसी चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि संचार प्रक्रिया के अंतर्गत 4 तत्व मुख्य सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें है कि संचारक, जिसे कि कम्युनिकेटर भी हम कहते हैं, दूसरा है संदेश या मैसेज, तीसरा है संचार माध्यम या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, और चौथा है प्राप्तकर्ता या रिसीवर, जिसको कि हम अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें कि पहला है संचारक या कम्युनिकेटर। संचारक जो है वो संचार प्रक्रिया का सबसे प्रथम व्यक्ति होता है, जिसे कि हम संचारक कहते हैं। और संचारक को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि संप्रेषक हो सकता है, वक्ता, स्रोत, इस प्रकार से कई नामों से जानते हैं। और जो संचारक होता है ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे कि कोई शिक्षक हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, कोई अधिकारी हो सकता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर हो सकता है, कोई समूह हो सकता है, इत्यादि। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी जो है वो संचारक हो सकता है। संचारक जब संचार करता है उस समय हम देखते हैं कि वह उसे मुख्य रूप से कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे कि पहला निर्णय लेना पड़ता है कि उसे कौन सा संदेश प्रेषित करना है या कौन सा संदेश उसे भेजना है। दूसरा है कि संदेश को भेजने के लिए उसे कौन से माध्यम का चयन करना है, इसके बारे में भी उसे जानकारी होना चाहिए। तीसरा है कि कौन उसके प्राप्तकर्ता होंगे, उसके बारे में भी उसे जानना बहुत ही आवश्यक है। किसके लिए वो संदेश को भेजने वाला है, तो विषय सामग्री के बारे में भी उसे पूरी तरीके से जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से एक सूचना वाहक जब संदेश को प्रेषित करता है तो उस समय इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। आगे हम देखेंगे कि संचारक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला है विषय ज्ञान। एक संचारक में या सूचना वाहक में अपने विषय या विषय सामग्री के बारे में उसे पूरी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है संचार कौशल। संचार संबंधी उसमें कौशल होना आवश्यक है। उसमें वाक्पटुता होनी चाहिए, तर्क वितर्क, पठन पाठन, इन सब चीज़ों के बारे में जो है उसे जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, तभी उसके संचार प्रक्रिया जो है वो सफल होती है। अगला है संचार माध्यमों का ज्ञान। विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम हैं वर्तमान समय में, तो इन संचार माध्यमों के बारे में भी उसे पूरी जानकारी होना चाहिए कि कौन से विषय वस्तु के लिए या कौन से विषय के लिए उसे कौन से संचार माध्यमों का प्रयोग करना है, जिसके द्वारा से कि उसका संदेश जो है वो प्राप्तकर्ता तक पहुंचे और उसे वो ग्रहण करे। अगला है रुचि। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो यदि उसमें रुचि उत्पन्न होती है या रुचि रहती है तो वो कार्य हमारा सफल होता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि संचारक में ये गुण होना आवश्यक है, तभी संचार प्रक्रिया जो है वो सफल होती है। यदि वो रुचिपूर्ण ढंग से अपने कार्य को करता है तो कार्य जो है वो अच्छी तरीके से करता है और जो लोग हैं उसके कार्य को प्रशंसा भी करते हैं। अगला है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता भी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक संचारक तभी लोकप्रिय होता है जबकि वो विश्वासयोग्य होता है, और विश्वासयोग्य तभी होता है जब अपने काम को कर्मठता के साथ और ईमानदारी के साथ करता है, तभी उसमें जो है विश्वसनीयता दिखाई देती है। अगला है अच्छा व्यवहार। एक संचारक को अच्छा व्यवहार करने वाला होना चाहिए। यदि वो मित्रवत होता है और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो हम देखते हैं कि वो अपना संचार प्रक्रिया को अच्छी तरीके से पूर्ण कर सकता है और संचार क्रिया जो है वो पूर्ण होती है और वो अपने कार्य में भी सफल होता है। दूसरा हम देखेंगे संदेश या मैसेज। तो सूचना वाहक के पास संदेश होता है और ये संदेश जो है यही जो है मुख्य कारक होता है कि सूचना भेजने कौन किस तरीके का उसे संदेश को प्रेषित करना है। तो ये संदेश वह होता है जिसमें कि जानकारियां होती हैं और ज्ञान होता है, जिसे कि उसे दूसरे तक भेजना होता है, वह संदेश होता है। संदेश ऐसा होना चाहिए सरल, समझने योग्य, व्यवहारिक, इस प्रकार का संदेश होना चाहिए जिससे कि प्राप्तकर्ता उसे ग्रहण कर सके। संदेश में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहला है इसमें स्पष्ट और व्यापक। तो संदेश हमेशा स्पष्ट होना चाहिए कि किस प्रकार का संदेश है और उसमें व्याख्यात्मक रूप से होना चाहिए, व्याख्या किया हुआ होना चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता उसे आसानी से समझ सके। दूसरा है लाभप्रद। कोई भी काम
जो है वो लाभ देने वाला होता है तभी वो अच्छा माना जाता है, या लोगों का स्वभाव ही होता है कि जो लाभ पहुंचाने वाला कार्य होता है उसे वो ग्रहण करते हैं। तो संदेश या सूचना यदि लाभ पहुंचाने वाला होता है तो आसानी से प्राप्तकर्ता उसे ग्रहण कर लेता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी संदेश हम तैयार कर रहे हैं, जो भी सूचना हमारे पास है, इसे कि हमें प्रेषित करना है, वो लाभ देने वाला होना चाहिए। अगला है मितव्ययिता। मितव्ययिता मतलब कि सस्ता होना चाहिए साधन, कि जिसे कि आसानी से प्राप्तकर्ता जो है उसे ग्रहण कर सके और उसे समझ सके। अगला है बहुहितकारी। संदेश हमेशा छोटे समूह के लिए नहीं बल्कि बड़े समूहों के लिए भी जो है वो हितकारी होना चाहिए या लाभदायक होना चाहिए, तभी हमारी संचार प्रक्रिया जो है वो सफल होती है। तीसरा हम देखेंगे संचार माध्यम, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो तीसरा मुख्य कारक है ये भी संचार प्रक्रिया के अंतर्गत, जो कि संचार माध्यम है। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के बहुत सारे संचार माध्यमों का आविष्कार हुआ है। इसमें कि मुद्रित माध्यम है, प्रसारित माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। तो इन माध्यमों के बारे में भी उसे पूरी जानकारी होना चाहिए ताकि वह अपने विषय वस्तु के अनुसार ही संचार माध्यमों का चयन कर सके। जिसमें कि पहला है उपयुक्तता, अर्थात जो भी संचार माध्यम का हम चयन कर रहे हैं वो उसमें उपयुक्तता का गुण होना बहुत ही आवश्यक है, अर्थात वो उपयोगी होना चाहिए। संदेश के अनुसार ही वो जो है उसका चयन करना चाहिए, और साथ ही संदेश के साथ साथ जो हमारे प्राप्तकर्ता हैं उनका भी, उनकी योग्यता के आधार पर जो है वो हमें अपने संदेश को रखना चाहिए या देखना चाहिए कि वो संदेश जो है वो अगले व्यक्ति के लिए या समूह के लिए जो है उपयोगी है या नहीं है। दूसरा है उपलब्धता। उपलब्धता भी हमें ध्यान में रखना है कि जो संचार माध्यम है वो उस समूह के पास या उस व्यक्ति के पास उसकी उपलब्धता है या नहीं। यदि वो ऐसा संचार माध्यम चयन करता है जो कि उस व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं है तो हमारा संचार प्रक्रिया जो है वो सफल नहीं हो पाएगी। तीसरा है संस्थापन। संस्थापन, जो भी हम संचार माध्यमों का चयन करते हैं तो हमेशा वो सस्ता होना चाहिए, तभी वो ज़्यादा लोकप्रिय होता है, व्यवहारिक होता है और समझने योग्य होता है। जिसके कारण से जब लोकप्रियता बढ़ जाती है उसकी, तो हमारा संचार प्रक्रिया भी सफल होता है। अगला पॉइंट है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता जो है ये संचार प्रक्रिया का मुख्य कारक होता है प्राप्तकर्ता, और इसे हम रिसीवर भी कहते हैं। प्राप्तकर्ता कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, कोई शिक्षक भी हो सकता है, कोई अधिकारी भी हो सकता है, और कोई छोटा समूह, बड़ा समूह, कोई भी प्राप्तकर्ता हो सकता है। तो हमें प्राप्तकर्ता का चयन करते समय भी हमको इस बात का ध्यान करना है कि किस प्रकार का हमारा प्राप्तकर्ता है। तो प्राप्तकर्ता का चयन करते समय हमें उसमें निम्नलिखित विशेषताएं को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो पहला है आवश्यकता, कि जब भी हम सूचना को भेज रहे हैं तो वो उसके आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं, ये ध्यान में रखना आवश्यक है। दूसरा है शिक्षण का स्तर, जो हम संदेश प्रेषित कर रहे हैं और उसके अनुसार प्राप्तकर्ता का बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर है या नहीं, इसे भी हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। और देखना है कि वो शिक्षित है या अशिक्षित है, उसकी योग्यता कितनी है, उसका आकार कितना है, छोटा समूह है या बड़ा समूह है, इन बातों को हमें ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। अगला है मनोवृत्ति। तो जब भी हम संदेश को प्रेषित करते हैं तो लोगों की मनोवृत्ति को भी ध्यान में रखना या जानना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि खुले विचार का व्यक्ति होगा तो आसानी से वो हमारे संदेश को या हमारी जानकारी को वो ग्रहण करेगा। लेकिन यदि वो उसमें इस प्रकार की मनोवृत्ति है कि वह जानकारियों को तुरंत ग्रहण नहीं कर पाता है, तो हम देखते हैं कि हमारा संचार प्रक्रिया सफल नहीं होगी। अगला है पूर्वानुभव, अर्थात पहले का अनुभव। यदि पहले से उसे ये अनुभव है कि उसे जो संचार या समाचार उसे प्राप्त हुआ था, जो भेजने वाला व्यक्ति था वह उसके द्वारा से जो संदेश भेजा गया था और उस संदेश के द्वारा से या उस जानकारी के द्वारा से उसे लाभ की प्राप्ति हुई थी या उसे अच्छा लगा था, तो हम देखते हैं यदि अच्छा अनुभव उसे प्राप्त होता है तो वह संदेश को शीघ्रता से ग्रहण करता है। लेकिन यदि उसे पहले कटु अनुभव हुए हैं तो वो उसे जो है वो उस पर ध्यान नहीं देता है।
अगला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं। तो जब भी हम संदेश को प्रेषित करते हैं तो उसके अंतर्गत हमें उस व्यक्ति का या उस समूह का जो है वो हमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का भी ध्यान रखना है और उसे आदर और सम्मान देते हुए यदि हम संदेश का चयन करते हैं और प्रेषित करते हैं तो हमारी संचार प्रक्रिया सफल होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे संचार प्रक्रिया के अंतर्गत ये 4 तत्वों को सम्मिलित किया गया है और जिसके द्वारा से हमारी जो संचार प्रक्रिया जो है वो पूरी होती है यदि हम इन 4 बातों को ध्यान में रखते हैं। धन्यवाद।